तो बेटा क्वेश्चन है, फाइंड डेप्रिसिएशन और वैल्यूज जो हमें गिवन है एनएनपी एफसी 4000, जीडीपी एमपी 5000, एनआईटी 300, एनएफआईए 200। इसमें आपको कैलकुलेट क्या करना है, डेप्रिसिएशन। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बेटा अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखें तो जो फर्स्ट हमारा ये है नेट और ये ग्रोस, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या होता है, डेप्रिसिएशन। तो एन और जी का जो डिफरेंस होगा वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन इसके लिए बाद की जो टर्म्स है ये हमारी सेम होनी चाहिए। तो हम कन्वर्ट कर लेंगे या तो एनएनपी एफसी को एनडीपी एमपी में, या फिर हम कन्वर्ट कर लेंगे जीडीपी एमपी को जीएनपी एफसी में। तो हम यहां लिख लेते हैं जीडीपी एमपी और हमें गिवन क्या है, एनएनपी एफसी। तो हमें कैलकुलेट करना है जी और एन का डिफरेंस। बाकी ये जो टर्म है ये दोनों सेम होनी चाहिए। तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं सबसे पहले डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट में, और डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करेंगे तो हम ऐड करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो जीडीपी एमपी की वैल्यू हमें गिवन है 5000 और एनएनपी एफसी की वैल्यू हमारे पास है 4000। अब इसमें 5000 में अगर हम ऐड कर दें 200 तो ये हमारा कितना आ गया, 5200। अब ये जीडीपी एमपी हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है, ये जो वैल्यू आई है ये हमारे पास क्या आई है, जी एनपी एमपी। तो हमने डीपी को तो एनपी में कन्वर्ट कर दिया, अब हमें कन्वर्ट करना है एमपी को एफसी में। और एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें लेस करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसमें से जो जीएनपी एमपी की वैल्यू हमारे पास आई है, इसमें से अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स लेस कर दें जो 300 है, तो ये हमारा एमपी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एफसी में। तो 5200 में से हम 300 लेस कर दे तो ये हमारा आ जाएगा 4900। तो क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो हमें ध्यान रखना है कि डेप्रिसिएशन डिफरेंस किसका है, एन और जी का, नेट और ग्रोस का। अब बाकी की जो दो टर्म है, एक तो नेशनल और डोमेस्टिक प्रोडक्ट और दूसरा एफसी और एमपी, ये दोनों सेम होनी चाहिए। तो हम या तो एनपी को डीपी में कन्वर्ट कर लें या डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल में कन्वर्ट कर दें। तो हमने क्या किया है, डीपी को कन्वर्ट कर दिया एनपी में और एमपी को कन्वर्ट कर दिया एफसी में। तो जीडीपी के एमपी को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, जी एनपी एफसी, और ये वैल्यू हमारे पास आ गई है 4900। और वैल्यू जो हमें गिवन है ये है एनएनपी एफसी, ये वैल्यू हमारी है 4000। तो ये दोनों टर्म अब सेम है, तो जो भी डिफरेंस होगा एन और जी का वो कितना है,
900, तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 900। कैलकुलेट करना है इनडायरेक्ट टैक्स। कैलकुलेट इनडायरेक्ट टैक्स, और जो वैल्यूज हमारे पास हैं वो हमारे पास है जीएनपी एमपी। जीएनपी एनपी की वैल्यू हमें गिवन है 7000। एनडीपी एफसी, एनडीपी एफसी की वैल्यू है 6200। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की वैल्यू है 600। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये हमें गिवन है माइनस का 400। अब देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स हमारा किसका डिफरेंस है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का। तो इसके लिए लेकिन हमें गिवन है जीएनपी एमपी और एनडीपी एफसी, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा आएगा इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसके लिए लेकिन पहले की जो टर्म है वो सेम होनी चाहिए, या तो हम जी को एन में कन्वर्ट कर लें या एन को जी में कन्वर्ट कर लें। अगर हम जी को एन में कन्वर्ट करें तो फिर उसके बाद ये भी दोनों अलग टर्म है, या तो हम एनपी को डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें या डोमेस्टिक को नेशनल में करें, क्योंकि ये दोनों जो शुरू की टर्म है ग्रोस और नेट, या तो ये दोनों ग्रोस होनी चाहिए या दोनों नेट होनी चाहिए। अगर ये तो हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, एनडीपी एफसी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं जीएनपी एफसी में, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स डिफरेंस है एमपी और एफसी का। तो ये जो दोनों टर्म है ये हमारी सेम होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये जीएनपी एमपी, और हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अब एमपी और एफसी का डिफरेंस हमारा आ जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स, लेकिन हम कन्वर्ट कर लेते हैं एन को जी में। एन को जब हम जी में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें हम क्या ऐड कर दें, प्लस डेप्रिसिएशन। देखो जी को एन में कन्वर्ट करना है तो माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे, एन को जी में कन्वर्ट करना है तो जो एनडीपी एफसी की वैल्यू है इसमें हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, तो हमारा जो ये नेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्रोस में। अब जो सेकंड हमारी टर्म है नेशनल और डोमेस्टिक, ये भी डिफरेंट है। तो डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा जी एनपी एमपी में। ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा जीएनपी एफसी में। हमने एनडीपी को कन्वर्ट कर लिया है किसमें, जीएनपी में, तो ये हमारा आ जाएगा जीएनपी एफसी। तो ये जी जी सेम है, एनपी एनपी सेम है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू। तो एनडीपी एफसी की वैल्यू हमारे पास है 6200। इसमें हम ऐड कर दे डेप्रिसिएशन 600 और प्लस कर दे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, क्योंकि डोमेस्टिक और नेशनल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड वैसे तो हम प्लस करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस की गिवन है तो ये माइनस हो जाएगी, और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6400। तो ये जीएनपी एमपी की वैल्यू हमारे पास है 7000, और जीएनपी एफसी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 6400। तो जो भी ये डिफरेंस है दोनों का, क्योंकि फर्स्ट दोनों टर्म सेम है, अब एमपी और एफसी का जो भी डिफरेंस है वो हमारा क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि 7000 और 6400 का जो डिफरेंस है 600, ये हमारी कौन सी वैल्यू होगी, इनडायरेक्ट टैक्स की।
बेटा कैलकुलेट करना है आपको एनडीपी एफसी, और वैल्यूज जो आपके पास है वो है जीएनपी एमपी। जीएनपी एमपी की वैल्यू गिवन है 7000। सेकेंड जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये है 400। सब्सिडी, सब्सिडी की वैल्यू गिवन है 200। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू गिवन है 300। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की वैल्यू गिवन है 100। अब देखो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तो इसमें ना वैल्यू एडिड मेथड के आइटम्स दे रखे हैं जो कंपोनेंट है, ना इनकम मेथड के, ना एक्सपेंडिचर मेथड के। हमें क्या दे रखा है, जीएनपी एमपी हमें गिवन है, और हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है, एनडीपी एफसी में। तो यहाँ पे हम ये जीएनपी एमपी और किस में कन्वर्ट करना है, हम यहाँ लिख लेते हैं एनडीपी एफसी। अब इसमें तीन टर्म है, एक ये जी और एन, एक ये एनपी डीपी एमपी एफसी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करना है। तो ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन, जी एन में कन्वर्ट हो जाएगा ग्रोस नेट में। सेकंड, हमें नेशनल प्रोडक्ट को कन्वर्ट करना है डोमेस्टिक में। तो देखो डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करते हैं तो हम प्लस करते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब नेशनल को अगर डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है तो हम माइनस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमारा नेशनल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। अब थर्ड जो हमारी टर्म है एमपी एफसी, एमपी को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में। अब मार्केट प्राइस को जब हम फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हम माइनस करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस करेंगे सब्सिडी, तो हमारा मार्केट प्राइस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फैक्टर कॉस्ट में। तो यहाँ जीएनपी एमपी की वैल्यू है 7000 माइनस डेप्रिसिएशन की वैल्यू गिवन है माइनस का 100, तो ये आ गया 6900। अब इसमें हमें माइनस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस का 400, ये हमारा आ गया 6500। अब इसमें से हमें माइनस करना है इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस का 300, ये आ गया 6200, और प्लस करनी है हमें सब्सिडी, सब्सिडी की वैल्यू है 200, तो ये हमारा 6400। ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के तीन मेथड है। फर्स्ट हमारा है वैल्यू एडिड मेथड। वैल्यू एडिड मेथड से ये ध्यान रखना है आपको कि आपसे डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर पूछा गया है तो आपको डोमेस्टिक इनकम को ही डिफाइन करना है और उसी की इक्वेशन लिखनी है, उसी का फॉर्मूला लिखना है। और अगर नेशनल इनकम पूछी है तो नेशनल इनकम को डिफाइन करना है और उसी की इक्वेशन लिखनी है, उसी का फॉर्मूला लिखना है, ये ध्यान रखना है। तो डोमेस्टिक इनकम अगर वैल्यू एडिड मेथड से पूछे तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। एक और बात ध्यान रखनी है कि ग्रोस वैल्यू एडिशन बाय ऑल द फर्म्स, ऑल द सेक्टर्स, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, वो हमारा किसके इक्वल है, जीडीपी एमपी के। क्वेश्चन में हो सकता है लिखा हो कैलकुलेट वैल्यू एडिशन या वैल्यू एडिड या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इक्वल है ग्रोस वैल्यू एडिशन बाय ऑल द सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी, कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी तीनों सेक्टर का जो भी वैल्यू एडिशन है उसको हम क्या कहेंगे, जीडीपी एमपी। तो डोमेस्टिक इनकम को हम डिफाइन करेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक इनकम में वर्ड यूज करना, डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर।
sum total of market value of final goods and services produced within domestic territory of a country during an accounting year. और अगर नेशनल इनकम पूछी है तो आप डोमेस्टिक इनकम को डिफाइन कर सकते हैं और उसमें हम प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अगर हम इसमें ऐड कर दें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, नेशनल इनकम में। या फिर दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट नेशनल इनकम को ही डिफाइन कर दे, सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो नेशनल इनकम में नॉर्मल रेजिडेंट वर्ड यूज करना है और डोमेस्टिक इनकम में डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक इनकम मींस हमारी कंट्री में टोटल जितना प्रोडक्शन हुआ है उसकी मार्केट वैल्यू, वेदर इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इंडियंस और वेदर इट इज प्रोड्यूस्ड बाय फॉरेनर्स। लेकिन नेशनल इनकम का मतलब हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ने जितना प्रोडक्शन किया है, चाहे वो हमारी कंट्री में किया हो चाहे बाहर जो कंट्री है उसमें किया हो। अब वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला, इसकी इक्वेशन हम कर चुके हैं। जितने भी उसके कंपोनेंट है सबका मीनिंग आपको आना चाहिए। अलग अलग आपसे पूछ सकते हैं, डिफाइन आउटपुट, डिफाइन सेल्स, डिफाइन चेंज इन स्टॉक, डिफाइन इंटरमीडिएट कंजम्पशन, डिफाइन डेप्रिसिएशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, उसके कंपोनेंट क्या है, या इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, सब्सिडी क्या है। उसके बाद इसमें इसकी प्रिकॉशंस है। तो वैल्यू एडेड जो मेथड है इसके अलग अलग नाम भी आपकी बुक में गिवन है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि आउटपुट मेथड, जो वैल्यू एडेड मेथड, इसको हम आउटपुट मेथड भी बोलते हैं, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी बोलते हैं। कि अगर इस वैल्यू एडेड की जगह दूसरा नाम लिखा है तो भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड है, हमें कौन सा मेथड एक्सप्लेन करना है। अब इसकी जो प्रिकॉशंस है उसमें सिंपल सी दो जो प्रिकॉशन है वो तो हमें पता ही है कि हम सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को कंसीडर करते हैं टू एस्टिमेट नेशनल इनकम। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ये दो पॉइंट तो हमें पता ही है। इसके अलावा जो सेकेंड हैंड गुड्स है उनकी सेल और परचेज को भी हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर प्रोडक्शन किया है सेल्फ कंजम्पशन के लिए, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, तो उसको इंक्लूड करेंगे हम। और अगर प्रोडक्शन किया है अपनी बिजनेस प्रोडक्शन हमने किया फॉर एग्जांपल फर्नीचर का, और कुछ फर्नीचर हम अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर लें तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन को भी इंक्लूड करेंगे, प्रोडक्शन फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो उसको भी हम इंक्लूड करेंगे टू एस्टिमेट नेशनल इनकम। लेकिन सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो सर्विसेज हैं उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे घरों में अगर हमारी मम्मी घर का काम करती हैं, आपके लिए खाना बनाती हैं, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। एक डॉक्टर अपने ही बच्चे को देख रहा है, एक टीचर अपने ही बच्चे को टीच कर रहा है घर पे, तो उसको हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर प्रोडक्शन किया है गुड्स का उसको तो कंसिडर करेंगे, लेकिन सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो सर्विसेज हैं उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब जो हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, ये ध्यान से सुनना बेटा, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस मींस जिस घर में हम रहते हैं, जो हमारा अपना घर है, उस घर की भी एस्टिमेटेड वैल्यू या उसकी भी इम्प्यूटेड वैल्यू, ये 1 मार्क में पूछ भी सकते हैं इम्प्यूटेड वैल्यू क्या है। मींस सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, घर हमारा अपना है, हम रेंट पे नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी जिस घर में हम रहते हैं उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू कि अगर उसी घर को हम रेंट पे देते तो हमें कितना रेंट मिलता, या वैसा ही घर अगर हम रेंट पे लेते तो हम कितना रेंट पे करते, उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, इम्प्यूटेड। उसको भी हम कंसीडर करते हैं टू एस्टिमेट नेशनल इनकम। जो टॉपिक है वो हमारा है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग।
प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, नाम से पता चल रहा है डबल काउंटिंग। जो वैल्यू एडिड मेथड है तो उसमें हम वैल्यू एडिशन को इंक्लूड करते हैं, यानी कि सिर्फ फाइनल गुड्स की जो वैल्यू है उसको हम कंसीडर करते हैं। लेकिन कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं गुड्स को क्लासिफाई करने में कि ये फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है। तो इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लेते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम अराइज होती है डबल काउंटिंग की। तो सबसे पहले की डबल काउंटिंग, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग है क्या? When value of certain goods is counted more than once, अगर किसी भी गुड की वैल्यू एक बार से ज्यादा बार काउंट हो जाए, काउंटेड मोर देन वंस, एक बार से ज्यादा बार अगर हम किसी एक गुड की वैल्यू को इंक्लूड कर लें तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। कि एक गुड की वैल्यू 2 बार इंक्लूड हो जाए, 3 बार इंक्लूड हो जाए। तो when value of some goods are counted more than once to estimate national income, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये क्यों अराइज होती है? when we fail to distinguish between final and intermediate good, जो भी गुड्स हैं उनको हम फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स में अगर क्लासिफाई ना कर पाए और इंटरमीडिएट गुड को भी हम फाइनल गुड समझ लें तो उसकी वैल्यू को हम कंसीडर कर लेते हैं, जिससे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज होती है। तो इस प्रॉब्लम से हम कैसे बच सकते हैं? इसके दो मेथड हैं। एक तो हमारा है वैल्यू एडिट मेथड और दूसरा फाइनल आउटपुट मेथड। वैल्यू एडिट मेथड मींस कि जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं वो जो भी वैल्यू एडिशन करती हैं, यानी कि वैल्यू एडिट हमारा क्या है? सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कि जो हमारा आउटपुट है उसमें से अगर हम इंटरमीडिएट कॉस्ट को लेस कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा? वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिट मेथड में प्रोडक्शन की प्रोसेस में जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं वो जो भी वैल्यू एडिशन करती हैं, हम अगर सिर्फ वैल्यू एडिशन को इंक्लूड करें तो हमारी डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी, क्योंकि उसमें जो इंटरमीडिएट कॉस्ट है वो हमारी लेस हो जाएगी, सिर्फ वैल्यू एडिशन जो भी है वो हमारा इंक्लूड होगा। या दूसरा तरीका है हम फाइनल आउटपुट मेथड, मींस जो भी गुड्स हैं उनमें हम इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट ना करें, सिर्फ जो फाइनल गुड है सिर्फ उसकी वैल्यू को हम कंसीडर करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें एक फार्मर है, फार्मर ने व्हीट का प्रोडक्शन किया और उसको सेल कर दिया 400 में, किसको? फ्लोर मिल को। और फाइनल का जो फार्मर का जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है वो हमने अज्यूम कर लिया 0 है, उसका कोई खर्चा नहीं लगा। तो फार्मर ने फ्लोर मिल को सेल कर दिया कितने में? 400 में। अब फ्लोर मिल ने इस व्हीट को कन्वर्ट कर दिया फ्लोर में और इसको सेल कर दिया बेकर को 700 में। अब बेकर ने ये जो फ्लोर आया था इसको कन्वर्ट कर दिया ब्रेड में और 900 में सेल कर दिया शॉपकीपर को। अब शॉपकीपर ने इसको 1000 में सेल कर दिया कस्टमर को। तो अगर हम अब देखो व्हीट की वैल्यू इसमें भी इंक्लूड है, इसमें भी इंक्लूड है, इसमें भी इंक्लूड है। तो अगर हम इन सारी वैल्यूज को कंसीडर कर ले तो नेशनल इनकम की वैल्यू आ जाएगी 400, 700, 900, 1000, 3000। लेकिन क्या एक्चुअल में नेशनल इनकम 3000 है?
क्योंकि वीट की वैल्यू इसमें भी इंक्लूड है, इसमें भी इंक्लूड है, इसमें भी इंक्लूड है। तो ये इसको हम कहेंगे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, कि जो वीट की वैल्यू है वो एक बार से ज्यादा बार काउंट हो रही है। तो इससे बचने के लिए दो तरीके हैं, एक तो वैल्यू एडिड, दूसरा फाइनल आउटपुट। तो फाइनल आउटपुट की अगर हम बात करें तो जो कस्टमर के पास अब जो गया है, सिर्फ हम इस 1000 को ले लें तो ये हमारी क्या है, नेशनल इनकम। फाइनल आउटपुट मेथड के अकॉर्डिंग सिर्फ जो फाइनल गुड्स है उनकी वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे नेशनल इनकम की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1000। और अगर हम बात करें वैल्यू एडिड मेथड की, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हर एक जो प्रोड्यूसिंग यूनिट है उसका वैल्यू एडिशन हम लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फार्मर ने कितना वैल्यू एड किया, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फार्मर ने सेल की है 400 की, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमने इसका 0 अज्यूम किया, तो फार्मर का वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 400। फ्लोर मिल का वैल्यू एडिशन कितना है, उसने फ्लोर मिल ने सेल किया है बेकर को 700 का। और वैल्यू एडिशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी उसकी सेल्स है 700 माइनस उसने परचेज कितने में किया था फ्लोर मिल ने, 400 का। तो फ्लोर मिल जो है इसका वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 700 माइनस में 400, 300, क्योंकि इसने फ्लोर मिल ने 700 का सेल किया और परचेज किया था वीट कितने का, 400 का। तो 700 में से हम 400 लेस कर देंगे, तो फ्लोर मिल का वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 300। अब बेकर ने शॉपकीपर को सेल किया कितने का, 900 का, और उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना, उसने परचेज कितने में किया था, 700 में। तो बेकर का जो वैल्यू एडिशन है वो कितना हुआ, 900 माइनस में 700, 200। अब शॉपकीपर ने सेल किया है कस्टमर को, तो शॉपकीपर का जो वैल्यू एडिशन है वो कितना हुआ, 1000 का उसने सेल किया, 900 का उसने परचेज किया था, तो उसका वैल्यू एडिशन कितना है, 100। तो हम सिर्फ जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट है, अब कस्टमर तो फाइनल कस्टमर हो गया, तो या तो हम सिर्फ फाइनल वैल्यू को ले लें 1000, ये नेशनल इनकम है। और वैल्यू एडिड मेथड के अकॉर्डिंग जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं उन सब का हम वैल्यू एडिशन निकाले, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन या आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो जो भी वैल्यू एडिशन है हर एक प्रोड्यूसिंग यूनिट का, उसका टोटल कर दें, तो ये भी 400 प्लस 300, 700, 900, 1000। तो नेशनल इनकम की वैल्यू कितनी आएगी, 1000। और अगर हम फाइनल और इंटरमीडिएट में कोई डिफरेंस ही ना करें और हर एक गुड को फाइनल मान के अगर हम कैलकुलेट करें, तो नेशनल इनकम की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 3000, और है कितनी, 1000। तो इसको हम कहेंगे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। करा रही हूँ। अब बेटा नेक्स्ट हमारा है इनकम मेथड टू एस्टिमेट नेशनल इनकम। इनकम मेथड, अब कोई भी मेथड पूछा जाए ध्यान रखना है कि आपसे डोमेस्टिक इनकम पूछी गई है या फिर नेशनल इनकम। अब इनकम मेथड से अगर आपको डिफाइन करना है नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम को, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे। डोमेस्टिक इनकम क्या है, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम generated within domestic territory of a country during an accounting year, वो क्या है, डोमेस्टिक इनकम। और अगर हम इसमें ऐड कर दें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, नेशनल इनकम में। या डायरेक्ट अगर नेशनल इनकम डिफाइन करना है तो हम क्या कहेंगे, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम earned by normal residents of a country during an accounting year। तो अगर हम डोमेस्टिक टेरिटरी वर्ड यूज कर रहे हैं तो हमारी डोमेस्टिक इनकम है, और अगर हम नॉर्मल रेजिडेंट वर्ड यूज कर रहे हैं तो वो हमारी क्या है, नेशनल इनकम। अब इसके भी जितने भी कंपोनेंट्स हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, ऑपरेटिंग सरप्लस है, या मिक्स्ड इनकम है, तो वो सारे के सारे जो कंपोनेंट है वो आपको पता होना चाहिए कि कंपनसेशन में कौन कौन से कंपोनेंट है, प्रॉफिट के कौन से कंपोनेंट है, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, या मिक्स्ड इनकम क्या है। अलग अलग आपसे पूछा जा सकता है, डिफाइन ऑपरेटिंग सरप्लस, डिफाइन मिक्स्ड इनकम। और इसकी जो इक्वेशन है, फॉर्मूला है, वो हम पहले कर चुके हैं। तो इसकी नेशनल इनकम एस्टिमेट करने का जो इनकम मेथड, उसकी अगर हम प्रिकॉशन की बात करें तो इसके प्रिकॉशंस में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम सिर्फ फैक्टर इनकम को कंसीडर करते हैं। जो करंट ट्रांसफर है, यूनिलेटरल पेमेंट्स है, एक तरफा जो भुगतान है, उसको हम कंसीडर
नहीं करते। जो भी इलीगल एक्टिविटीज हैं उनसे जो भी इनकम होगी उसको हम कंसीडर नहीं करते। जो भी विंडफॉल गेन से एकदम से अचानक से कहीं धन आ जाए बिना काम करे, उसको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। अगर हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ले लिया तो उसके अलग से जो कंपोनेंट है वेजेस, सैलरी इन कैश, काइंड, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, रिटायरमेंट पेंशन, उनको भी हम कंसीडर नहीं करते। ऐसे अगर हमने प्रॉफिट ले लिया तो उसके अलग से जो कंपोनेंट है डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग, कॉर्पोरेट टैक्स, उसको हम कंसीडर नहीं करते। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस हमने ले लिया तो अलग से रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को हम इंक्लूड नहीं करते। जो इनकम टैक्स है उसको हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि वो वेजेस एंड सैलरी इन कैश का ही एक पार्ट है। सेल्फ ऑक्यूपाइड जो हाउस है उसकी जो भी इम्प्यूटेड वैल्यू है, जो एस्टिमेटेड वैल्यू है, उसको हम कंसीडर करते हैं।